A point. बताओ भाई आंसर्स कुछ आए हो तो। जब रॉड 37 डिग्री पर पहुंचेगी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज शोन, what will be the angular acceleration omega AC and normal reaction from the hinge? करेक्ट, अल्फा तो सेम ही आएगा पुराने वाले क्वेश्चन जैसे। ओके रॉड पहुंच गई आपकी यहां पर। राइट, अब इसमें आपको इक्वेशन लगानी है, वही टॉर्क की इक्वेशन लगेगी। किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। नीचे लग रहा है mg, हिंज पे जो भी फोर्स लग रहे हैं उनका टॉर्क जीरो एज यूजुअल। टॉर्क अबाउट हिंज की बात करें तो वही आर क्रॉस एफ, एक्सेस वही रहेगी अंदर की तरफ जो है, तो टॉर्क अबाउट हिंज चाहे एक्सेस वाली ले लो या फिर पॉइंट के अबाउट ले लो, दोनों के अबाउट सेम आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? आर क्रॉस एफ आई अल्फा। फिर से सेम चीज, आई की वैल्यू हिंज के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3 अल्फा इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर की वैल्यू ये वाला एंगल 37 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? एल बाय टू कॉस 37, तो एल बाय टू कॉस 37 इंटू एम जी। तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकल कर आ रही है 6g/5l। सबकी आ रही है क्या? मैं प्रेरक का आंसर बोल रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो 6g/5l वेरीफाई हो गया, करेक्ट 6g/5l। अब आती है बात ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट, तो वही सेम काम वर्क डन बाय ग्रेविटी ही होगा। कितना हो जाएगा? पहले इनिशियली तो पोटेंशियल एनर्जी यहीं पर जीरो मानी है, तो यहाँ पर अब कितना नीचे आ गया है? सेंटर ऑफ मास एल बाय टू साइन 37, तो वर्क डन हो जाएगा एम जी एल बाय टू साइन 37 इज इक्वल टू हाफ आई। आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाय 3 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट, तो ये आ गया आपके पास ओमेगा की वैल्यू यहां से एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 9g बाय रूट 5l। 5 कहाँ से पहुंच गए बेटा आप? अच्छा साइन थीटा वाला, रूट 9g/5l ये आ रहा है क्या? ओके, वेरीफाइड, करेक्ट। चलो, ये आ गया ओमेगा। और क्या पूछा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की। अब ये काम करेंगे थोड़ा धीरे, क्यों? नया है। देखो सेंटर ऑफ मास पर जो एक्सेलरेशन होगा, एक तो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। सर अभी तक कौन सा निकाल रहे थे हम? रॉड को छोड़ा तो एक्सेलरेशन आया था, फिर नीचे पहुंची तो भी एक्सेलरेशन आया था। अभी तक क्या कर रहे थे? देखो, जब हमने छोड़ा
तो हमारे पास mg की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन था यहाँ पर? टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल तो था ही नहीं, राइट? फिर जब ये रॉड नीचे आ गई थी तो इसका ओमेगा था, बट हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स था नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ था नहीं। कौन सा था अब बचा था केवल सेंट्रीपिटल। समझो इस चीज को, जब रॉड हॉरिजॉन्टल थी तब इसका ओमेगा कितना था? 0, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0, तो mg की वजह से क्या आया था? टेंजेंशियल। जब रॉड नीचे पहुंच गई तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, तो बचा कौन सा? केवल वर्टिकल। वर्टिकल में ओमेगा की वजह से कौन सा आएगा? सेंट्रीपिटल। लेकिन जब ये एंगल पर है तब mg की वजह से एक कंपोनेंट टेंजेंशियल का भी आ सकता है। ये क्यों कह रहे हो सर आ सकता है? आएगा ही भाई, नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगी हिंज से, क्या पता ना आए। देखते हैं, निकाल लेंगे इक्वेशन से, है ना। और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो हमारे पास दो दो एक्सेलरेशन, हमारे पास दो दो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये नई बात है, ये अभी तक पिछले क्वेश्चंस में नहीं थी। अब दोनों एक्सेलरेशन आ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अक्षत, अर्शदीप, विष्णोई, वंश, ओके, ऑल राइट। तो सर 80 निकालने के लिए पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, तो नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल मान लेते हैं, नॉर्मल मान लेते हैं यहां पर n1 और ये n2। दोबारा बनाते हैं डायग्राम को, ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे पास रॉड है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर, यहां पे लग रहे हैं इस पर नॉर्मल रिएक्शन n1 n2, नीचे लग रहा है mg और रॉड घूम रही है ओमेगा से। कोई बात नहीं, बढ़िया, शानदार, करेक्ट। ये वाला एंगल कितना हो गया भाई? 53 डिग्री। अब इसके दो एक्सेलरेशन, पहले उससे पहले नॉर्मलाइजेशन निकालते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो mg के दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया mg sin 53, और ये कंपोनेंट हो गया mg cos 53। ठीक है, इसका ओमेगा भी है √9g/5l। ओके, तो करते हैं सॉल्व। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा n2 की वैल्यू निकालने के लिए? AC की वैल्यू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर l/2। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर l/2। ओमेगा स्क्वायर l/2 कितना आ गया? 9g/10 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, इक्वेशन लगा देते हैं, ट्रांसलेशन इक्वेशन अलोंग रॉड, राइट, अलोंग द रॉड। ओके, क्या लगेगी? n2 माइनस mg cos 53 इज इक्वल टू, मैं पहले लगा देता हूं, बाद में जगह नहीं है, m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 9g/10। ये समझ में आना चाहिए, n2 माइनस mg cos 53 होगा, ना कि mg cos 53 माइनस n2, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
टुवर्ड्स द सेंटर ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से n2 की वैल्यू क्या आई, n2 की वैल्यू बताओ बच्चों। नाइन 17 mg/10, 3/2, 9/5, क्या बोल रहे हो भाई, 9 mg/5, 5 mg/2, मैं ही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, सही कह रहे हो बेटा तुम लोग। 9 mg/10 प्लस mg cos 53 कितना हो जाएगा, 3/5 mg, 6/10, 15/10, 3/2, क्या कर रहे हो बच्चों, होगा या नहीं होगा ये, सर पर प्लस करना है, सही तो किया है। हाँ, अब बात रही n1 निकालने की, अब बताओ n1 कैसे निकाला जाए, n1 कैसे निकाला जाए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की तरफ है 80, अब बताओ n1 कैसे निकालें, पहला थॉट 80 अल्फा करके पहले निकालना, हाँ बिल्कुल सही प्रेरक, सही पकड़े हो। देखो अगर एकदम से दिमाग में आए कि यार टेंजेंशियल, हम ट्रांसलेशन इक्वेशन लगाते हैं परपेंडिकुलर टू रॉड, ट्रांसलेशन इक्वेशन लगाएंगे परपेंडिकुलर टू रॉड, बिल्कुल लगा सकते हो, n1 भी आएगा और at भी आएगा, दो वेरिएबल आ गए, करेक्ट, करेक्ट। अब ये दो वेरिएबल आ गए तो फिर दिक्कत हो जानी है, तो एक वेरिएबल हटाओ, कैसे हटाएं, वेरिएबल हटाने का तरीका क्या है कि at की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, a इक्वल टू अल्फा आर, ए इक्वल टू अल्फा आर में a कौन सा आता है, वो वाला टेंजेंशियल, सर्कुलर याद करो, सर्कुलर में बताया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर होता है, याद है, गुड 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 गुड, ओके, काफी लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फा आर, आर की वैल्यू l/2, कितना आया, अल्फा l/2, अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, अल्फा 6g/5l, 6g/5l इंटू l/2 3g/5, तो तुम्हारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ गया। अब लगा दो क्या, ट्रांसलेशन इक्वेशन इन परपेंडिकुलर टू रॉड, ठीक है, क्या लगेगी इक्वेशन, mg sin 53 माइनस n1 इक्वल टू m 3g/5, करेक्ट। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन आपका क्या आया, सेंट्रिपिटल प्लस टेंजेंशियल, ठीक है। यहां से n1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है भाई, शुभम का आंसर है mg/5,
mg/5। ओके, वेरीफाई हो गया। गुड। तो अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो एक्सेलरेशन आपको पता चल गया कितना, सेंट्रीपिटल भी है और टेंजेंशियल भी है। रिजल्टेंट पूछा तो रिजल्टेंट बता सकते हो। और अगर आपसे पूछा गया कि भाई रॉड के साथ कितना एंगल होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का, बता सकते हो। फिर से सुनो, रॉड के साथ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का क्या एंगल होगा बता सकते हो, है ना। अच्छा, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में क्या एंगल होगा ये भी बता सकते हो। बाकी सब तो खेल क्या है, थोड़ा सा टेन थीटा तो लगाना है, आसान है वो सब चीजें तो कर सकते हो, राइट। क्या मैं ये मान सकता हूं कि तुम लोगों को इक्वेशन लगानी आ गई है रोटेशन की और ट्रांसलेशन की। रोटेशनल और ट्रांसलेशन में खेलना आ रहा है धीरे धीरे, कि हमें दोनों टाइप की इक्वेशन लगानी है। तो एक और वैरायटी देखें, एक और वैरायटी, मतलब इसी में क्या करें, लेट्स से आप रॉड को 37 से छोड़ो और वर्टिकल से 37 पर या 53 पर ऑब्जर्व करो। यहां से रिलीज करी और 53 पर ऑब्जर्व करी। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग। अब क्या बताना है कि जब ये 53 पर पहुंची उस वक्त इसका अल्फा, ओमेगा, नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और क्या बता सकते हो, बस, है ना। ये सब क्या होंगे। किसी के मन में ऐसा तो विचार नहीं आ रहा सर ये रॉड उठाओ तोड़ दो, अब नहीं कर रहे हम, बहुत हो गया, सेम इक्वेशन लगा रहे हैं। ऐसा विचार नहीं आना चाहिए प्रैक्टिस से। कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन कर सकते हो। कॉन्फिडेंस है वो बात अलग है, कि मिस्टेक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस है कि ये हो जाएगा, कर लेंगे, अब इक्वेशन लगानी आती है हमें। कट, कॉर, सिंगला, नंदिनी, रिजल, अक्षत, 50-50, प्रेरक, कट। अदिति बेटा कॉन्फिडेंस नहीं है, देखो जब तक नहीं कहोगे ना तो मैं और रॉड बनाता रहूंगा बैठ के यहाँ पर। करूंगा क्या इसको मैं, L/4 से कर दूंगा हिंज, L/3 से कर दूंगा हिंज। रात में 10 बजे तक बैठे रहेंगे हम, क्वेश्चन करते रहेंगे रॉड के। क्या चाहते हो, है सरगम। संचित, ओजस्वी, युक्ति, नमन, टु, टु, टु। क्या क्वेश्चन होमवर्क में करना पसंद करोगे अभी। होमवर्क, अधिकतर लोग होमवर्क बोल रहे हैं, सिंगला और जसकिरत बोल रहे हैं कि अभी। ऐसा करो होमवर्क में कर लो, पता तो है तुमको करना क्या है। ठीक, अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं ना अच्छे अच्छे, इसकी टेक्निक तुम्हें पता चल चुकी है, राइट। ठीक है, चलो इसके लिए स्पेस छोड़ दो।
आओ, ये तो आपके पास रॉड के क्वेश्चन हो गए, जो रॉड के काफी क्वेश्चन हो गए। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। ये 50-50 वालों की वजह से मैंने ये होमवर्क दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करो। ठीक है, 50-50 किसी को लग रहा है ना, तो पीछे जाकर दोबारा से देखकर फिर से आगे बढ़ो, करो, टाइम स्पेंड करो। उसके बाद ग्रुप पे 10 बजे के बाद आप डिस्कस कर सकते हो। 10 बजे के बाद इसलिए क्योंकि तब तक सब कर लोगे, है ना। और कर लेना भाई सब। ठीक है अर्शदीप, कर लेगा बेटा। हाँ, चलो आज कर लेना भाई, कल नहीं किया था। आओ पुली प्रॉब्लम्स की तरफ चलें। कौन सी पुली प्रॉब्लम्स? सीधा क्वेश्चन। हमारे पास एक पुली है, मास लेट्स से m1, m2, m1 ग्रेटर देन m2। बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? 1 मिनट। ये क्वेश्चन तो एनएलएम का है, हाँ या ना? ये तो एनएलएम का है, इसमें तो तुम बोर हो जाओगे करोगे तो ऐसा करते हैं, चलो पुली का मास m है, पुली डिस्क है, पुली इज डिस्क। ओह, क्या अब ये नया बना सवाल? हाँ, पुली डिस्क है, और और साथ में देर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। इसको मैं समझाऊंगा, तुम नहीं करोगे, मैं बताऊंगा। देर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। साथ में जो आपकी रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, रोप और द स्ट्रिंग एज यूजुअल मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। और मास m1 ग्रेटर है m2 से, तो ये तो पक्की गारंटी है कि m1 नीचे जाएगा और m2 ऊपर जाएगा और दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा। मतलब ये a है तो ये भी a होगा और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। कैसे पता? कंस्ट्रेंट से। और अभी तक, इससे पहले हमारी जो पुली हुआ करती थी, कैसी हुआ करती थी? फ्रिक्शनलेस, मासलेस। अब ऐसा नहीं है, अब इसके पास भी मास है, इसके पास फ्रिक्शन फ्रिक्शन होगा। पता नहीं, देखते हैं। बोल तो रहे हैं कि स्लिपिंग नहीं हो रही, क्या पर्पस है, क्या मतलब है, देखा जाएगा। पहले ये समझो कि इस क्वेश्चन में हमारे जो प्रीवियस अजम्पशंस थे कि भाई पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो पुली से कोई लेना देना नहीं था, दोनों तरफ टेंशन बराबर थी, बढ़िया शानदार। अब ऐसा नहीं होगा, अब रियलिटी है। अब रियलिटी है, आप कभी कुएं से जाके पानी निकालोगे, अगर कभी निकाले, है ना, लाइफ में कभी पड़ गया काम, तो ये पुली घूमती है, ये पुली घूमती है। किधर घूमेगी? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? जरा बताओ, पुली कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। चलो बढ़िया शानदार, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ये बताओ, पुली का एफपीडी बनाए हम, पुली का एफपीडी बनाए। देखो यहाँ पर टेंशन लग रही थी टी, नीचे भी टी, ये भी टी, ये भी टी, तो पुली पे टेंशन टी और टी। पुली केवल घूम रही है, चल नहीं रही है। अभी भी हम प्योर रोटेशन पे ही हैं, ठीक है। पुली अभी चला नहीं रहे, हम घुमा रहे हैं बस, उसके सेंटर पॉइंट के अबाउट, है ना।
अच्छा ये बताओ, दोनों तरफ टेंशन सेम अगर है तो पुली घूमती क्या? बताओ, टेंशन सेम होती तो पुली घूमती क्या? नहीं घूमती। क्यों नहीं घूमती? भाई फोर्स ही नहीं है। भाई दोनों तरफ टॉर्क अगर देख लें, चलो सर टॉर्क से करते हैं, अब तो टॉर्क होता है भाई, टॉर्क ऑफ ये वाली टेंशन इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ राइट साइड वाली टेंशन। दोनों तरफ आर ही तो है, ये भी आर ये भी आर। हाँ भाई सही बात है, टॉर्क बराबर तो पुली नहीं घूमेगी, इसका मतलब रियलिटी में पुली घूमेगी, क्योंकि पुली डिस्क है, स्लिपिंग हो नहीं रही तो घूमेगी तो जरूर। अच्छा, मतलब टेंशन दोनों तरफ सेम, टेंशन अलग अलग होगी। मजा आया। T1 और T2। हाँ, लेफ्ट साइड की रस्सी में और राइट साइड की रस्सी में, लेफ्ट साइड और राइट साइड की रस्सी में टेंशन जो हवा में है वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि रस्सी कैसी है? मासलेस। स्ट्रिंग पे तो हमने एफबीडी पहले से बना रखा है। लेट से इनिशियली नीचे टेंशन T1 और ऊपर T1 डैश होती रस्सी में, रस्सी कैसी है? मासलेस। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a, तो T1 माइनस T1 डैश इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो T1 इक्वल टू T1 डैश। ये काम तो हमने एनएलएम में किया हुआ है, याद है भाई? है ना? तो इसकी तो हमें कोई खास अभी जरूरत नहीं थी, इसकी तो हमें जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए कि भाई किसी के मन में आ गया सर बीच में टेंशन बदलती तो, नहीं बदल रही। लेफ्ट साइड में सेम, राइट साइड में सेम, पर लेकिन लेफ्ट और राइट साइड दोनों में डिफरेंट। क्यों? क्योंकि पुली घूमेगी किसी अल्फा से। अच्छा, पुली को घुमा कौन रहा है भाई? पुली को कौन घुमा रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए, सोचा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तुम कह सकते हो भले ही टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, टेंशन का टॉर्क लगाओ, आराम से आप सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आंसर बिल्कुल सही आएंगे, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। लेकिन हम और डीप में जाके देखते हैं एक बार कैसे। हम इस रोप का पॉइंट समझ में आना चाहिए। आप यहां से सॉल्व करो इक्वेशन लगाकर, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में मैं यही करूंगा बाद में, बट इसकी पीछे एक्चुअल में क्या हो रहा है थोड़ा डेप्थ में जाके अगर देखें, रियलिटी देखें, क्योंकि बाद में कोई पूछ सकता है तुम में से मेरे से, तो मैं पहले ही बता देता हूं। हम एलपीडी बनाते हैं रोप का, रोप कुछ ऐसे जा रही है माला की तरह, करेक्ट? इस तरीके से। एक्चुअल में तो रोप ऐसी होगी, हाँ या ना? मैं किस पोर्शन का बना रहा हूँ एपीडी? इस पोर्शन का, यहां से ले, मैं बना रहा हूँ एपीडी इस पोर्शन का, यहां से लेकर ये रोप का, कर सकते हैं। रोप पे क्या लग रही है? टेंशन। यहां पे लगी टेंशन T1, यहां पे लगी T2, ठीक। अच्छा, टेंशन लगातार हमेशा कैसे लगेगी? टेंजेंशियल लगेगी। टेंशन क्या लगेगी? हमेशा लगातार टेंजेंशियल लगेगी। तो उसको मैं ब्लू से बना देता हूं, टेंशन लग रही है लगातार रस्सी में, करेक्ट। हर पॉइंट पे खींच रही है टेंशन, एक्शन रिएक्शन लगता है। रस्सी में क्या? टेंशन लगा दी, ठीक। अब अच्छा, रस्सी के लिए तो एम ए की वैल्यू 0। रस्सी, भाई इस पे जो रस्सी है, रस्सी पर
पुली की वजह से भी तो फोर्स लगेगा। ये तो रस्सी का इंटरनल फोर्स है, रस्सी में पुली की वजह से फोर्स लगेगा, पुली का ही बना लेते हैं चलो। पुली ये रही, पुली ये रही आपकी। ठीक, पुली पर भी फोर्स लग रहा है। पुली कैसे घूम रही है आपकी, ऐसे। टेंशन फोर्स लग किस में रहा है, रस्सी के अंदर। टेंशन फोर्स है कहां पर, रस्सी के अंदर। रस्सी के बाहर नहीं है टेंशन, रस्सी के अंदर है। करेक्ट। और डिस्क, वो डिस्क पे थोड़ी लगा रहा है फोर्स, वो तो रस्सी के अंदर है। तो उस डिस्क क्यों घूम रही है, क्योंकि डिस्क पर इस टेंशन की वजह से इस रस्सी में एक और फोर्स आएगा, एक इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स होगा। कांटेक्ट फोर्स कौन सा, सिंस देयर इज नो स्लिपिंग, मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन, therefore we can say that there must be a friction force acting, या एक कोई और दूसरा फोर्स लगना चाहिए। जो हम कह रहे हैं क्या है, फ्रिक्शन है ना। तो फ्रिक्शन लगा देते हैं। कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई। ओके, कोई बात नहीं। फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए भाई, इस पर, डिस्क पर। डिस्क पे फ्रिक्शन लगेगा इस तरीके से हर जगह, टेंजेंशियल। लेकिन डिस्क पे ऐसे लगेगा तो रस्सी पे भी लगेगा, रस्सी पे कैसे लगेगा, रस्सी पे लगेगा इस तरीके से फ्रिक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। टेंशन एक्शन रिएक्शन लग रही है और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। यही फ्रिक्शन छोटा 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 हर जगह कांटेक्ट पे लग रहा है। यही फ्रिक्शन क्या करा रहा है, डिस्क को रोटेट, राइट। बट सिंस रस्सी इज मासलेस, तो जो हमारे पास नेट फोर्स होगा किस पर, नेट फोर्स होगा किस पर, रस्सी पर, वो क्या होना चाहिए, जीरो। रस्सी पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो, राइट। हर पॉइंट पर। अब अगर वो फोर्स जीरो है रस्सी पर हर पॉइंट पर, तो डेफिनेट सी बात है, फ्रिक्शन इज गोइंग टू supply the extra force. That friction is going to be the difference in tension force. Friction is going to be difference in tension force. करेक्ट। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है हर पॉइंट पर, छोटा 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 छोटा, अच्छा इन सब का टॉर्क जो होगा, डीएफ टीएफ टीएफ टीएफ, क्या वो टॉर्क हर किसी का सेम डायरेक्शन में होगा, अबाउट सेंटर। क्या जो फ्रिक्शन लग रहा है भाई, इनकी वैल्यूज अगर अलग अलग हैं भी, लेट्स से इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं भी, df1 df2 भी हैं लेट्स से, लेकिन इनका टॉर्क के हर किसी का एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि सबके सब कितने डिस्टेंस पे लग रहे हैं, आर डिस्टेंस पे लग रहे हैं। सबका टॉर्क एक ही डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करेक्ट।
अच्छा, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका अगर टॉर्क है और फ्रिक्शन नेट जो फ्रिक्शन है, मैं df1 प्लस df2 प्लस df3 सब लिखता, ये सब मिलाकर है कितना, T2 माइनस T1 ही तो है, इनटू R लिखता। नेट फोर्स नेट फ्रिक्शन क्या है, T डिफरेंस इन टेंशन। तो मैं टेंशन का टॉर्क लिखूं या फ्रिक्शन का टॉर्क लिखूं, एक ही बात है। कईयों को लग रहा है सर क्या हो गया, समझ नहीं आया। देखो, अरे हाँ मतलब T1 माइनस T2, ठीक है, डिफरेंस इन टेंशन, द पॉइंट इज दैट T1 माइनस T2, करेक्ट प्रेरक। डिस्क को कौन चला रहा है, डिस्क को कौन घुमा रहा है, टेंशन या फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। और वो फ्रिक्शन है किसके बराबर, डिफरेंस इन टेंशन के बराबर। तो हम डिफरेंस इन टेंशन का टॉर्क लिखें या फ्रिक्शन का टॉर्क लिखें, दोनों बातें सेम हो जाएंगी। और सिंस वो दोनों बातें सेम हो जा रही हैं, इस चीज का हम फायदा उठा रहे हैं और हम क्या कर पा रहे हैं, आंसर लिख पा रहे हैं इजीली। क्या ये बात अभी क्लियर हो रही है थोड़ी सी, कि भाई रस्सी के अंदर है टेंशन, टेंशन कहां है, रस्सी के अंदर, और हर जगह क्या है, हर पॉइंट पर थोड़ी बहुत अनइक्वल है, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स के लिए क्या लग रहा है उस पर, हर जगह फ्रिक्शन लगता जा रहा है, डीएफ डीएफ डीएफ। जितना रस्सी पे लग रहा है फ्रिक्शन, उतना ही डिस्क पे लग रहा है, डिस्क को वही फ्रिक्शन घुमा रहा है। और कितना लग रहा है नेट फ्रिक्शन, भाई सारा का सारा टेंजेंशियल है, तो सबका टॉर्क डायरेक्ट आ जाएगा, बिकॉज आर इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। सेंटर के अबाउट लिखेंगे तो हमेशा आर इज परपेंडिकुलर टू एफ, टेंजेंशियल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियल, राइट। तो सबका टॉर्क मिलाकर हम टेंशन के डिफरेंस का टॉर्क लिखें या फ्रिक्शन का टॉर्क लिखें, एक ही बात हो जानी है। कुछ कुछ जमी बात, हाँ या ना। गुड 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 गुड, सबको नहीं जमी, अरे बोल दो भाई, कोई चीज बतानी है दोबारा तो बता दो। हालांकि इस एक्सप्लेनेशन की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्यों नहीं होती, बिकॉज डायरेक्टली आप कहते हो हाँ पुली पे आपको दिख रहा है कौन सा फोर्स लगता हुआ, T1 T2 लगता हुआ, तो आप कहते हो टेंशन का टॉर्क का आ जाएगा। बट हम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फ्रिक्शन है। कल को अगर कल को अगर स्लिपिंग हो गई, तब कहानी बदल जाएगी। अच्छा, कल को होगी स्लीपिंग क्या, हाँ होगी, इसी चैप्टर में हम कराएंगे, ठीक है। तो जब तक स्लिपिंग नहीं हो रही है, हम आराम से करेंगे सवाल, स्लिपिंग हो जाएगी तो हम तब भी करेंगे, देखेंगे कैसे होता है ना। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि एफपीडी बनाएंगे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास है सबसे पहले पुली, ये मास m1, ये मास m2, इस पे लग रही है टेंशन T2, नीचे m2g, एक्सेलरेशन a, नीचे a, ऊपर T1, नीचे m1g, इस पर T1, इस पर T2, और ये घूम रहा, पुली घूम रही है किससे, अल्फा से, मास m। यहां तक कोई समस्या, यहां तक क्लियर है। अच्छा,